Hello students, welcome all of you to our educational channel Educator of Delhi। मैं आज एजुकेटर ऑफ दिल्ली में आपका स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो लेके आया हूं 5th सेमेस्टर का बीए एलएलबी का। बहुत टाइम से बच्चे जो है इस वीडियो का वेट कर रहे थे, काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे। इस बार वैसे मैंने ये वीडियो डालने के लिए मना किया था कि अपने सिर्फ ऑनलाइन क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा, लेकिन बच्चों के काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप पर भी काफ़ी मैसेजेस बच्चों के आए। कई बच्चों ने मुझे ईमेल किया, मेरे फेसबुक पेज एजुकेटर ऑफ दिल्ली के थ्रू भी बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे। लगातार कॉल भी आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे बच्चों को कि सर इस बार वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है एग्जाम में। तो इस वजह से मैंने सोचा बच्चों की भलाई के लिए वीडियो लेके आऊँगा इस सेमेस्टर में भी। तो इस सेमेस्टर में जो एजुकेशन मेरी एजुकेशनल सीरीज़ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूँ कि 70% जो पेपर है वो मेरे ही क्वेश्चन में से आएगा। तो इस बार फिर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 70% जो क्वेश्चंस होंगे वो मेरे क्वेश्चंस में से आएंगे पेपर में। और ये मेरा प्रॉमिस है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली का प्रॉमिस है आपके साथ। तो फैमिली लॉ, हिंदू लॉ जो हमारा बी एल एल बी 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, और एल एल बी का भी सब्जेक्ट है ये। तो एल एल बी से जुड़े बच्चे भी इसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन एल एल बी में अभी ये 2nd सेमेस्टर में होता है, तो इस बार है नहीं, वो इवन सेमेस्टर में होगा, तो वो बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। फैमिली लॉ 1, हिंदू लॉ 1 को हम कवर कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है वीडियो। इसके अलावा माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी की जो मदर यूनिवर्सिटी है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी भी इसी यूनिवर्सिटी से निकली है, चौधरी चरण सिंह, तो उसका सिलेबस काफ़ी सिमिलर है। तो इसलिए उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बेनिफिशियल हैं, वो बच्चे भी इसको रेफर और फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं आज मैं कौन से क्वेश्चन आपके बीच में लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा हिंदू लॉ फैमिली लॉ 1 का है वो है डिफाइन द कस्टम एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के रूप में कस्टम को बताइए, कस्टम का क्या सोर्स है। व्हाट आर द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। इसमें एसेंशियल एट्रीब्यूट्स क्या है, यानी कि स्मृति जो थी, डाइजेस्ट जो थे, मनुस्मृति हो गया आपका, ये सब का क्या रोल है इसके अंदर। नारदा स्मृति, मनुस्मृति, ये सब आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो रूढ़ी को हिंदू विधि के सूत्र के रूप में परिभाषित करना है, इसके आवश्यक तत्वों का भी उल्लेख करना है। तो ये सब आप इसी क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपको इससे जुड़ा हुआ तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। डिस्क्राइब द वेरियस स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू कानून के विभिन्न स्कूलों का वर्णन करो। तो अलग अलग जो हिंदू लॉ के स्कूल्स हैं उनको बताना है आपको, कौन कौन से हैं वो। मिताक्षरा, दया भागा, ये सब हिंदू लॉ के स्कूल्स हैं, इनको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। हिंदू लॉ इज नॉट अ लेक्स लॉ की बट अ लॉ ऑफ स्टेटस। एक्सप्लेन। हिंदू लॉ कानून का एक लेक्स लॉ की नहीं है, बल्कि स्थिति का कानून है, यानी कि लोकल लॉ नहीं है, ये एक स्थिति विशेष कानून है। इसकी व्याख्या करना है आपको, ये बताना है कैसे। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। मिताक्षरा और दयाभागा का जो हिंदू स्कूल ऑफ लॉ है उसको बताना, एक्सप्लेन करना, उसमें डिफरेंशिएट करना। तो पहले मिताक्षरा के बारे में लिख देंगे, फिर दयाभागा के बारे में लिखेंगे, फिर उनका डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट में कम से कम 8 से 10 पॉइंट आप लिखेंगे। अगला है मिताक्षरा और दयाभागा हिंदू कानून विद्यालयों के बीच में अंतर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैरिजेस आर वर्ड मैरिजेस। वर्ड मैरिजेस कौन सी मैरिजेस होती हैं। वर्ड मतलब शून्य मैरिजेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड एंड द वर्डेबल मैरिज। वर्ड और वर्डेबल मैरिज में क्या डिफरेंशिएट है। क्या विवाह क्या विवाह शून्य विवाह है। कौन सा विवाह जो है वो शून्य विवाह होता है, और शून्य करणी विवाह के बीच क्या अंतर है। यानी कि वर्ड और वर्डेबल मैरिज के बीच में क्या अंतर है, ये आपको लिखना है। तो वर्ड मैरिज वो होती है जो शुरू से ही वर्ड होती है, जिसमें किसी कस्टम का फॉलो नहीं होता, या किसी लॉ का अवॉइडेशन करके मैरिज होती है, या कोई कस्टम्स जो होते हैं या किसी सीक्रेट्स को हाइड करके जब शादी की जाती है वो शून्य होती है। शून्य करणी मैरिज वो होती है जो मैरिज पहले तो वर्ड होती है लेकिन आगे जाके वो वर्डेबल बन जाती है एज पर द लॉ। तो वो क्या रीजन है ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर नेम द डिफरेंट रेमेडीज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 which dissolve the marriage state, the ground on which the either party may obtain the divorce, discuss in brief। 10 और 20 मार्क्स के अंदर है ये आपका। इसमें आपको क्या करना है, नेम द डिफरेंट रेमेडीज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो अलग अलग रेमेडीज हैं, जो उपचार दिए गए हैं वो बताने हैं आपको। विच डिजोल्व द मैरिज, जिसकी वजह से जो मैरिज है उसको डिजोल्व है, डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स के अलग अलग जो मेथड है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। व्हाट्स द ग्राउंड ऑन विच आइदर पार्टी में ऑब्टेन द डाइवोर्स। तो आपको वो ग्राउंड्स बताने जिसकी वजह से आइदर पार्टीज जो है वो डाइवोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। डिस्कस इन द ब्रीफ। ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत कौन सा विवाह बंद करता है।
और विभिन्न उपायों के नाम बताइए, यानी कि विवाह को भंग करने के जो उपाय हैं वो बताने हैं आपको। यह वह आधार बताइए जिसके आधार पर कोई भी पक्ष तलाक प्राप्त कर सकता है, यानी वो कौन सा आधार है जिसके आधार पर कोई भी तलाक जो है वो हो सकता है। संक्षेप में चर्चा करनी, तो आपको संक्षेप में चर्चा जरूर करनी है, लेकिन इलिस्ट्रेशन और एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हम केस लॉ नहीं लिखेंगे तो केस लॉ ना लिखने की वजह से हमारे आंसर्स के मार्क्स पर काफी फर्क पड़ सकता है। इसलिए आप केस लॉ जरूर लिखें। अगर आपको स्पेशल पार्टीज के नाम याद रखने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही है तो आप ए बी सी कर कर भी केस लॉस लिख सकते हैं कि ए ने बी से कहा और इसी ने इससे ये कहा, इसका ये रोल था। इस तरह से अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट जो है उन केस लॉ को जरूर लिखें, क्योंकि केस लॉ लिखने से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। केस लॉ लिखना कंपलसरी है, ये जरूरी भी है। अगला है डिस्कस द डिसर्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ द डाइवोर्स। तो डाइवोर्स डिसर्शन के बेस पर किस तरह होता है? व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन, एक्सप्लेन विद द रिलेवेंट केस लॉ। विपिन चंद्र वर्सेस द प्रभावती, ऑल इंडिया रिकॉर्ड है ये 1956 का। तो ये आपको ये बताना है कि जो केस है बिपिन चंद्र प्रभावती, इस केस का डिसर्जन के बेस पर डाइवोर्स का केस था। तो इस पूरे केस को भी लिखना है, डिसर्जन को भी लिखना है और कंस्ट्रक्ट डिसर्जन को भी लिखना है। यानी कि अभित्याग की विवेचना विवाह विच्छेद के आधार के रूप में करनी है। अनवयिक अभित्याग क्या है और प्रशासनिक वाद विधि विपिन चंद्रा वर्धा प्रभावती देवी, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर प्रॉपर तरीके से लिख के आओ, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे बताए हुए आ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन आंसर तो आपके तैयार किए हुए पर ही मार्क्स मिलेगा। जिससे जो आप एग्जाम में लिख के आओगे उसी के बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आंसर बहुत बढ़िया तरीके से करना। एक मेरा सजेशन ये है, कभी भी आप आंसर्स जो है वो यूट्यूब देख के तैयार मत करना, क्योंकि यूट्यूब पर जितने भी वीडियो है मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियो करीब करीब देख चुका हूँ हिंदू लॉ से जुड़े हुए। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कंप्लीट आंसर यूट्यूब वीडियो पर है ही नहीं। यूट्यूब को वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मिस कर देते हैं। अगर आपको आंसर कहीं से भी ढूंढने हैं तो आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है गूगल सर्च कर भी आंसर्स को निकाल सकते हैं। गूगल पे बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे हैं जो लॉयर्स के ब्लॉग्स हैं, जो अपने आंसर्स को लिखते हैं वहाँ पर, या अपने जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू उनको एक्सप्रेस करते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे हैं जहाँ से आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे। तो कोशिश ये करना गूगल सर्च करके आंसर लिखना, किसी बुक को रेफर करना। इवन मानसी को भी आप रेफर कर सकते हो आंसर लिखने के लिए। मानसी के आंसर की लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसका भी आंसर ठीक ठाक ही रहता है। लेकिन कभी भी ये गलती मत करना कि यूट्यूब के नोट्स से आप आंसर को तैयार करो, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी नोट्स हैं वो टू द पॉइंट और लिमिटेड है, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं है, और आपको आंसर जो है डिटेल में लिखने से ही मार्क्स मिलता है। इसके जो पीडीएफ है आंसर के वो मेरे पास भी अवेलेबल है। आप चाहो तो मुझसे एक मिनिमम प्राइस पर ये पीडीएफ जो है ले सकते हैं आंसर्स के। मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके थ्रू आपको सारे आंसर मिल जाएंगे और बढ़िया तरीके से आंसर मिलेंगे। उस तरीके से अगर आप आंसर लिख के आएंगे तो डेफिनेटली मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिटेल conceptions of the Hindu marriage, whether the Hindu marriage is a sacrament और अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हिंदू मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है या सैक्रामेंट है? एक्सप्लेन करो रीजंस के साथ। तो हिंदू विवाह की विस्तृत अवधारणा क्या है? किसको हिंदू विवाह क्या कहा गया है? क्या हिंदू विवाह एक संस्कार है या अनुबंध है? तो हिंदू विवाह क्या है, संस्कार या अनुबंध है, ये आपको बताना, कारण के साथ आपको समझाना है। तो ये क्वेश्चन 10 और 20 दोनों मार्क्स में आ सकता है। अगर काफी बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो आप देते ही नहीं वीडियो में, खाली 10 और 20 मार्क्स ही देते हैं सेक्शन बी और सी। तो 4 मार्क्स तो बेटा जो है वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, उसको मैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूंगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। 4 मार्क्स से कोई भी टॉपिक उठा के वो आपसे पूछ लेगा। हाँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं 16, 17, 19 जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में दिए, तो डेफिनेटली आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी के अंदर कवर हो जाएंगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनको कर लो, मेरा प्रॉमिस है कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे आएंगे। What are the general provision relating to the succession with under the Hindu Succession Act 1956? तो अगर मैं आपसे अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जनरल प्रोविजंस क्या हैं सक्सेशन एक्ट के, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में सक्सेशन मिलता है पिता से पुत्र की तरफ जो संपत्ति का ट्रांसफर होता है, उसका क्या रूल है? डिस्कस द केस ऑफ द हिंदू मेल और हिंदू फीमेल। तो हिंदू मेल और हिंदू फीमेल के संबंध में जो भी लॉ है वो आपको स्पेशली यहाँ पे मेंशन करना है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उत्तराधिकार से संबंधित सामान्य प्रावधान क्या है? हिंदू पुरुष और हिंदू महिला के मामले में चर्चा करो। तो आपको एग्जाम में या तो हिंदू पुरुष आएगा या हिंदू महिला आएगा, दोनों नहीं आएंगे, लेकिन मैंने दोनों इसलिए कवर किया है ताकि एक ही क्वेश्चन में अगर आप दोनों आंसर करोगे तो करीब करीब एक जैसे से आंसर है और आपको याद करने में काफी आसानी रहेगी।
मैं एक बार फिर कह रहा हूँ आपको कि कभी भी आप यूट्यूब देख के आंसर तैयार मत करना, गूगल सर्च करके कर सकते हो। बहुत सारे ब्लॉग्स हैं गूगल पे जहाँ से आपको आंसर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी आंसर ले सकते हैं। लेकिन गलती मत करना, यूट्यूब देखे कभी आंसर तैयार मत करना। यूट्यूब पर जितने भी वीडियो है वो सब टू द पॉइंट और लिमिटेड है, वहाँ से आपको आंसर तैयार नहीं हो सकता। व्हाट इज द पार्टीशन अंडर द मिताक्षरा? मिताक्षरा के अंदर पार्टीशन क्या है? डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ पार्टीशन। अलग अलग मोड्स क्या है पार्टीशन के? हाउ कैन इट बी रीओपन? ये कैसे रीओपन हो सकता है? मिताक्षरा के अंतर्गत विभाजन क्या है? विभाजन के विभिन्न तरीके पर चर्चा करें। इसे फिर से कैसे खोला जा सकता है? यानी कि विभाजन को अगर पार्टीशन जो एक बार हो गया तो उसको खत्म कैसे कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, is it possible for the Hindu to write a will regarding his separate and the joint property both? तो ये पॉसिबल है कि एक जो हिंदू है वो अपनी दो प्रॉपर्टी, उसकी एक सेपरेट प्रॉपर्टी और एक जॉइंट प्रॉपर्टी, दोनों के लिए एक ही विल बना दे, ऐसा हो सकता है? व्हाट इज द लॉ प्रोविजन इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट इन दिस मैटर? तो इसके संबंध में हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या लिखा हुआ है? तो क्या एक हिंदू के लिए अपने संबंध में वसीयत लिखना संभव है, अलग और संयुक्त संपत्ति दोनों के मामले में? इस मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कानून का क्या प्रावधान है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने छाट के आपको दिए। अगर आप ये क्वेश्चन कर ले तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पोइशियस ऑब्लिगेशन ऑफ अ हिंदू सन टू पे द डेब्ट of his father's pre-partition debt? Discuss the purchase obligation of a Hindu son to pay the debt of his father. तो हिंदू पुत्र अपने पिता के पूर्व विभाजन ऋण का भुगतान करेगा के पवित्र दायित्व से आप क्या समझते हैं? एक हिंदू पुत्र ने अपने पिताजी के ऋणों को चुकाने के पवित्र दायित्व की चर्चा की। यानी कि एक जो हिंदू पुत्र है उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि वो अपने पिता के जो डेब्ट्स हैं, पिता की जो उधारी है उसको चुकाए। अब उधारी दो तरह की हो सकती है, या तो प्री पार्टीशन डेप्ट हैं या पोस्ट पार्टीशन डेप्ट्स हैं, यानी कि पार्टीशन में संपत्ति मिलने के बाद के दायित्व या पार्टीशन संपत्ति मिलने से पहले के दायित्व। तो इनको अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह से आप कर लेना। किसी को भी अगर आंसर्स मिलने में प्रॉब्लम आएगी, कोई आंसर नहीं मिल पाएगा, तो वो मुझसे पीडीएफ ले सकता है। मेरे पास आंसर्स की पीडीएफ अवेलेबल है, मिनिमम चार्जेस पर, मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। वो कॉस्ट भी सिर्फ इसलिए लेता हूँ ताकि पीडीएफ बनाने में जो मेरी मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में जो मेरी मेहनत लगती है वो हो पाए, क्योंकि मैं भी एक फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मुझे भी एक मेरा प्रोफेशन है टीचिंग। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन कैन अ विडो डॉटर इन लॉ क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ? एक विधवा बहू कब अपने ससुर से संपत्ति में अधिकार ले सकती है? डिस्कस करना है। तो विधवा बहू भरण पोषण का दावा कब कर सकती है? उसके ससुर से। चर्चा करनी है आपको 10 to 20 मार्क्स में। कैन अ वाइफ डिमांड अ सेपरेट रेजिडेंस फ्रॉम हर हस्बैंड? क्या बीवी अपने पति से अलग रेजिडेंस की मांग कर सकती है? इफ सो, अगर कर सकती है तो कंडीशंस बतानी है। इन विच शी कैन अंडर द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट जो है आपका 1956, उसके अंदर क्या पत्नी अपने पति से अलग रहने की मांग कर सकती है? यदि ऐसा है, उन शर्तों का उल्लेख करें जिसमें वह कर सकती है। हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत आपको ये बताना है कि पत्नी कब एक सेपरेट रेजिडेंस मांग सकती है, अगर मांग सकती है तो उसके कंडीशंस क्या क्या है, किस कंडीशंस में उसको ये सेपरेट रेजिडेंस मिलता है। Define the validity with the relevant provision of the adoption of a girl child by the 20-year unmarried male and a widow। तो गोद लेने के प्रशासनिक प्रावधानों के साथ वैधता को परिभाषित करें। 20 वर्ष की बालिका, अविवाहित पुरुष और एक विधवा, यानी कि 3 लोगों का अलग अलग पूछा है इसमें। एक बालिका है जो अविवाहित है, या एक पुरुष है जो अविवाहित है, या फिर एक विधवा कब कब गोद ले सकती है, उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं। तो नेम द क्लास ऑफ द गार्डियंस defined in the Hindu Minority and the Guardianship Act 1956। What are their powers? इसके powers क्या है एक्सप्लेन करना है आपको। हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षा अधिनियम 1956 में परिभाषित अभिभावकों के वर्ग का नाम बताइए, उनकी शक्तियां क्या है, व्याख्या करें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने स्पेशल आपके लिए निकाल के लिखे हैं। मेरा ये वादा है कि इसमें से आपका 70% पेपर तो आएगा। तो 13 क्वेश्चन आते हैं और मेरा ये दावा रहता है कि 8 से 9 क्वेश्चन, यानी कि जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं उतने पेपर में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ अ हिंदू टू मेंटेन हिज माइनर चिल्ड्रन एंड एज्ड एंड द इन्फर्म पेरेंट्स। एक हिंदू के अपने अवयस्क बच्चे और वृद्ध और बीमार माता पिता के भरण पोषण के दायित्व पर चर्चा करें। तो यहाँ पर आपको ये डिस्कस करना है कि जो लाइबिलिटी है हिंदू की मेंटेन करने की, अपने बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को और अपने डिपेंडेंट यानी कि
जो माँ बाप अपनी जीविका नहीं कमा पा रहे उनको मेंटेन करने का क्या जिम्मेदारी है, ये आपको हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के अंदर बताना है। हु कैन अपॉइंट द टेस्टिमेटरी गार्डियन, व्हाट आर देयर पावर्स, कौन एक अपना वसीयत के रूप में संरक्षक नियुक्त कर सकता है, उसके पावर्स क्या होंगे अगर वो संरक्षक नियुक्त होगा तो। कैन गार्डियंस बी अपॉइंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ द माइनर इन द हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, क्या एक हिंदू अविभाजित परिवार की जो संपत्ति है उसके लिए भी एक गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं माइनर के लिए। तो वसीयतनामा अभिभावक कौन नियुक्त कर सकता है और उसकी शक्तियां क्या है। संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अवयस्क का अविभाजित हित के संबंध में अभिभावकों को नियुक्त किया जा सकता है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कि एक व्यक्ति जो माइनर है लेकिन उसका हिंदू अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली के अंदर उसका हिस्सा है, क्या क्या वो अपने हिस्से के लिए एक अभिभावक संरक्षक नियुक्त कर सकता है। तो ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो मैंने ये सारे टोटल 19 क्वेश्चन आपको दिए हैं। इन 19 क्वेश्चंस को आप अगर एग्जाम में करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, पास हो जाओगे, आराम से इसके आंसर लिखोगे। स्पेशली मेरा जो मोटिव रहता है उन बच्चों के लिए रहता है जो वर्किंग है, वर्किंग बच्चों के लिए मेरा स्पेशली वीडियो बनाने का मोटिव रहता है, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए ऐसे लेक्चर्स, ऐसे वीडियो, ऐसे क्वेश्चन तैयार करना चाहता हूँ कि वो कम पढ़कर भी पास हो जाए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लॉ है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनकी बैक इतनी सारी जमा हो जाती है कि वो बच्चे अंत में जाके लॉ को छोड़ देते हैं या किसी वजह से उनको पढ़ने का समय नहीं मिलता, वो काम पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर मैं हेल्प कर पाऊँ कुछ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो भी बनाता हूँ और आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, इतना प्यार किया है मुझे, इतने कम समय के अंदर मेरा चैनल भी मोनेटाइज करवा दिया आपने, इतने कम समय के अंदर मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। तो आप सब बच्चों का प्यार है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस वीडियो को तुरंत जो है सर्कुलेट कर दें, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में ये पहुंचा दें, अपने सारे फ्रेंड्स को पहुंचा दें, आपके कॉलेजेस के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें डाल दें। जिस भी तरीके से आप मुझे प्रमोट कर सकते हैं उस तरीके से आप मुझे प्रमोट करें, क्योंकि मेरे प्रमोशन में ही आपका भी प्रमोशन है और आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा, रेगुलर आपको वीडियो देता रहूंगा। तो आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन ट्यूशन के थ्रू जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन जो है वो एजुकेटर दिल्ली प्रोवाइड करता है, एक अफोर्डेबल प्राइस पर है। इनरोल करा सकते हैं आप ओनली 199 में। नेक्स्ट सेशन के लिए इनरोलमेंट अभी स्टार्ट हो चुके हैं। आप अगले सेमेस्टर के लिए 5th 6th सेमेस्टर के लिए आप इनरोलमेंट करा सकते हैं। क्लासेस की जो मेरी फीस रहती है वो मंथली फीस एक मिनिमम प्राइस पे चार्ज करता हूँ और आपको वीकली क्लासेस देता हूँ। वीक में टोटल 4 क्लासेस होती है मेरी। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके साथ अवेलेबल रहूँगा दोनों मोड में। आप कभी भी मुझे हेल्प के लिए फ़ोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ इस तरह जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। एजुकेटर दिल्ली को इतना प्रमोशन देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत कम प्राप्त होते हैं। व्यूज बहुत सारे आते हैं लेकिन कमेंट बहुत सारे नहीं आते। तो मैं ये चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। जब आप कमेंट करते हैं तभी हमें अच्छा लगता है और हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आने चाहिए इस पर, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आपके बीच में लेके आऊँ। अभी आपके एग्जाम के अपडेट के लिए भी एक वीडियो मैं आपको बनाकर डालूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम आपके कब होने के चांसेस हैं, ये एग्जाम आपके कब होंगे। तो फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े रहिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना समय देने के लिए। आपने पूरा वीडियो देखा। अभी भी कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मेरे वीडियो एनालिटिक में देखता हूँ तो नॉन सब्सक्राइबर के व्यूज अभी भी ज़्यादा आते हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको काफ़ी बेनिफिट होता है मेरे चैनल से। तो आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से भी बोलकर सब्सक्राइब कराएं। जिस किसी को भी आंसर मिलने में प्रॉब्लम होगी वो मुझसे पीडीएफ की डिमांड कर सकता है। मैं उसको पीडीएफ एक नॉमिनल प्राइस पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी में आप बुक भी खरीदते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज की फीस देते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्राइस अगर मुझे ही पेमेंट करेंगे तो मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, हेल्प करें ग्रो करने में। एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ लगातार जुड़े रहे। एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ आप जुड़े रहेंगे तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना टाइम दिया, इतने समय से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज 5th सेमेस्टर में आ गए हम लोग, और लगातार हम ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।